हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। आज हम फ्रैक्शन और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और फ्रैक्शन और परसेंटेज से संबंधित विभिन्न प्रकार की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो यह न केवल आपको प्रेजेंट एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में सहायता करेगा बल्कि फ्रैक्शन और परसेंटेज पर आपकी अच्छी कमांड भी बन जाएगी। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन या पेंसिल ले लें और शुरू करते हैं। आज हम सर्वप्रथम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शंस को परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज को फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे और फिर अंत में हम फ्रैक्शंस और परसेंटेज से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे फ्रैक्शन और परसेंटेज पर आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में दर्शाई गई दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? फिगर नंबर 1 में कुल 12 फ्रैक्शंस में से 4 फ्रैक्शंस शेडेड हैं, जिसे 4/12 के रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, जो 1/3 के बराबर है, जबकि फिगर नंबर 2 में कुल 8 फ्रैक्शंस में से 2 फ्रैक्शंस शेडेड है, जिसे 2/8 के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जो 1/4 के बराबर है। इसलिए फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में दर्शाई गई दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तब माना जाता है जब उनकी वैल्यू सेम होती है, भले ही उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हों। उदाहरण के लिए 2/5 और 14/35 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, भले ही उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना एक ऐसी संख्या के बारे में सोचें जिसे फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। यदि रिजल्टिंग फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन के बराबर है तो वे दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। यहाँ 2/6 और 4/12 के रूप में दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं। जब हम फर्स्ट फ्रैक्शन 2/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4/12 मिलता है, जो सेकंड फ्रैक्शन के बराबर है। चूंकि रिजल्टिंग फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन से मेल खाती है, इसका मतलब है कि 2/6 और 4/12 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही संख्या या नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। आइए हम एक और फ्रैक्शन 2/8 लें और सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 4/16 के रूप में एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो सके। तो हमने 2/8 फ्रैक्शन के लिए 4/16 के बराबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाया है। इसी प्रकार हम 2/8 फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं ताकि 1/4 के रूप में एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो सके। इस तरह हमने 2/8 फ्रैक्शन के लिए 4/16 के रूप में पहला और 1/4 के रूप में दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाया है। परसेंट शब्द लैटिन शब्द परसेंटम का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है प्रति 100। इस प्रकार परसेंट शब्द का अर्थ है पर 100 या फॉर एवरी 100। जब हम कहते हैं एक स्टूडेंट ने अपनी परीक्षा में 95% नंबर प्राप्त किए तो इसका मतलब है कि उसने प्रत्येक 100 अंकों में से 95 अंक प्राप्त किए। हो सकता है कि उसे 600 में से 570 अंक मिले हों या उसे 700 अंकों में से 665 अंक मिले हों। दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं कि उसने 95% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति ने अपनी आय या इनकम का 30% इनकम टैक्स के रूप में दिया, इसका ये मतलब है कि उसने अपनी आय के प्रत्येक 100 रुपए के लिए 30 रुपए आयकर के रूप में दिए। हो सकता है उन्होंने वास्तव में अपनी 5 लाख रुपए की वार्षिक आय एनुअल इनकम के लिए आयकर या इनकम टैक्स के रूप में 1,50,000 रुपए दिए हों। किसी भी फ्रैक्शन को उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके जिसका डिनोमिनेटर 100 है, प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। आमतौर पर प्रतिशत का उपयोग डेटा विश्लेषण या डेटा एनालिसिस और डेटा कंपैरिजन में किया जाता है। चूंकि उन फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करना कठिन है जिनके डिनोमिनेटर अलग-अलग हैं, इसलिए इन फ्रैक्शंस को परसेंट में परिवर्तित करके हम उनके डिनोमिनेटर को 100 के बराबर बनाते हैं। फिर उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। फ्रैक्शंस को प्रतिशत के रूप में लिखना। फ्रैक्शंस को प्रतिशत के रूप में लिखने के दो तरीके हैं। पहली विधि में
जैसा कि पहले येलो कलर के चित्र में दिखाया गया है, हमें फ्रैक्शन को शेडेड स्क्वायर्स अपॉन टोटल स्क्वायर्स के रूप में दिखाया गया है। यहाँ हमने फ्रैक्शन 1/4 दिया हुआ है, जिसे परसेंट के रूप में बदलना है। पहले स्टेप में हमने इसे कुल 4 स्क्वायर्स के अंदर एक शेडेड स्क्वायर के रूप में दिखाया है। दूसरे चरण में हम कुल 100 वर्ग प्राप्त करने के लिए 1/4 शेडेड भाग को समान रखते हुए स्क्वायर्स को कुल 100 छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। आइए अब दूसरे ब्लू कलर के चित्र में शेडेड भाग में स्क्वायर्स की संख्या गिने तो हम फ्रैक्शन को 25/100 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरे चरण में हम डिनोमिनेटर से 100 को हटा देते हैं और परसेंट का सिंबल लगाते हैं, अतः हम इसे 25% लिख सकते हैं। दूसरी विधि में पहले स्टेप में हम फ्रैक्शन को x डिवाइडेड बाय y के रूप में लिखते हैं। दूसरे चरण में हम x अपॉन y फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरे चरण में हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और परसेंट का सिंबल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 1/4 फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे सॉल्व करके परसेंट का सिंबल लगाने पर हमें 25% प्राप्त होता है। परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में लिखना। यहाँ पहले स्टेप में हम प्रतिशत परसेंट सिंबल को हटा देंगे और न्यूमरेटर में ओनली नंबर रखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करके फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ हमें 60% को फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो पहले चरण में प्रतिशत सिंबल को हटा देंगे और नंबर 60 को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 रखेंगे, जिसे सिंप्लीफाई करके 6/10 या 3/5 फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। प्रतिशत को फ्रैक्शन के रूप में लिखना। पहले स्टेप में हम प्रतिशत सिंबल को हटाकर न्यूमरेटर में ओनली 60 को रखेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में 100 को रखेंगे। फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF, जो कि यहाँ 20 है, से डिवाइड करके फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए समझें कि 60 और 100 नंबर्स का HCF कैसे ज्ञात करें। हम सबसे पहले 60 और 100 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। 60 के फैक्टर्स हैं 2 raised to 2 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1। इसी प्रकार 100 के फैक्टर्स हैं 2 raised to 2 into 3 raised to 0 into 5 raised to 2। क्योंकि HCF के केस में हमें लीस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, इसलिए 60 और 100 का HCF है 2 raised to 2 into 3 raised to 0 into 5 raised to 1, जो कि बराबर है 20 के। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF, जो कि 20 है, से डिवाइड करने पर हमें फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड रूप 3/5 मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन ए में हमें फिगर 1 और फिगर 2 में दर्शाए गए फ्रैक्शंस को प्रतिशत या परसेंटेज के रूप में लिखना है, और प्रश्न बी में हमें फिगर 1 और फिगर 2 में दिखाए गए प्रतिशत को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को रोकें, अपनी रफ नोटबुक निकालें और अगली स्लाइड पर जाने से पहले इन प्रश्नों ए और बी को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। मुझे आशा है आपने इन प्रश्नों का प्रयास अवश्य किया होगा। अब देखते हैं कि आपके आंसर हमारे उत्तर से मेल खाते हैं या नहीं। प्रश्न ए का उत्तर, फिगर 1 में समान आकार की कुल मिलाकर 10 पंक्तियां या लाइंस हैं और इनमें से 3 पंक्तियां शेडेड हैं, तो हम इसे फ्रैक्शन 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में 100 प्राप्त हो सके। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 30 है। चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, इसलिए हम डिनोमिनेटर से 100 को हटा देते हैं और प्रतिशत का सिंबल ऐड कर देते हैं। चूंकि परसेंट का अर्थ प्रति 100 है, इसलिए यहाँ यह 30% का अर्थ 30 फ्रैक्शंस पर 100 फ्रैक्शंस है। फिगर 2 में एक सर्कल है जो 5 बराबर भागों में विभाजित डिवाइडेड है और इनमें से एक भाग शेडेड है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे चरण में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में 100 प्राप्त हो सके। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 20 है। चूंकि डिनोमिनेटर में 100 है, हम डिनोमिनेटर से 100 को हटा देते हैं और प्रतिशत का सिंबल जोड़ देते हैं। चूंकि परसेंट का अर्थ प्रति 100 है, इसलिए यहाँ यह 20% का अर्थ 20 फ्रैक्शंस पर 100 फ्रैक्शंस है। प्रश्न बी का उत्तर, फिगर 1 में हमें 12% को 100 के फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो हम समान आकार के 100 स्क्वायर्स बना सकते हैं और पहले 12 स्क्वायर्स को शेड कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब दूसरे चरण में हम प्रतिशत सिंबल को हटा सकते हैं
और इसकी जगह हम 12/100 फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF 4 से डिवाइड करके इस फ्रैक्शन को 3/25 के सिंप्लीफाइड रूप में लिख सकते हैं। चित्र 2 में हमें 15% को 100 के फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो हम समान आकार के 100 स्क्वायर्स बना सकते हैं और पहले 15 स्क्वायर्स को शेड कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब दूसरे चरण में हम प्रतिशत सिंबल को हटा सकते हैं और इसकी जगह हम 15/100 फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF 5 से डिवाइड करके इस फ्रैक्शन को 3/20 के सिंप्लीफाइड रूप में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन और परसेंटेज के इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आइए हम आगे और प्रैक्टिस करें और कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि पहले पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके बाद ही सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में यह दिया गया है कि अनिल के पास लिखने के लिए कुल 24 पेजेस थे। शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया था। तो हमें यह पता लगाना है कि उसका काम पूरा होने से पहले कितने पेजेस शेष बचे थे। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 1 को हल करें। सोल्यूशन टू एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में यह दिया गया है कि अनिल को टोटल 24 पेजेस लिखने हैं, जिन्हें हम 100% काम के बराबर मान सकते हैं। शाम तक अनिल ने अपना 25% काम पूरा कर लिया था, जिसका मतलब है कि परसेंटेज में बचा हुआ काम है टोटल 100% माइनस 25%, जो 75% के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, यदि 100% कार्य 24 पेजेस के बराबर है, फिर यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% कार्य होगा 24 डिवाइडेड बाय 100 पेजेस के बराबर, इसलिए 75% कार्य होगा 24 डिवाइडेड बाय 100 पेजेस इंटू 75 के बराबर, जो बराबर है 18 पेजेस के। इसलिए अनिल को काम पूरा करने के लिए अभी भी 18 पेजेस लिखने के लिए शेष बचे हैं। आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है कि एक बॉक्स में 60 अंडे हैं। कुल अंडों में से 16 इंटू 2/3% अंडे सड़े हुए मिलते हैं। हमें यह पता लगाना है कि कितने अंडे सड़े हुए हैं। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 2 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है कि बॉक्स में 60 अंडों में से 16 इंटू 2/3% अंडे सड़े हुए पाए गए, जिसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है कुल अंडों के 50 डिवाइडेड बाय 3% के बराबर। यह भी दिया गया है कि बॉक्स में कुल 60 अंडे हैं, जिन्हें 100% के बराबर माना जा सकता है। इसलिए हम 100% अंडे बराबर 60 अंडे लिख सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% अंडे होंगे 60 डिवाइडेड बाय 100 अंडे के बराबर, इसलिए 50 डिवाइडेड बाय 3% सड़े हुए अंडे होंगे 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 अंडे के बराबर, जिसको सॉल्व करके वैल्यू मिली 10 अंडे। इसलिए डिब्बे में 10 अंडे सड़े हुए हैं। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में यह दिया गया है कि अमन ने CBSE 12th परीक्षा में 500 में से 410 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके भाई अनीश ने 9th कक्षा की परीक्षा में 600 में से 536 अंक प्राप्त किए। तो हमें यह पता लगाना है कि किसका प्रदर्शन बेहतर है। एग्जाम्पल नंबर 3 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 3 में यह दिया गया है कि अमन ने 500 में से 410 नंबर प्राप्त किए, जबकि अनीश ने 600 में से 536 नंबर प्राप्त किए। हमें यह पता लगाना है कि किसका प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर समान नहीं हैं। इसलिए तुलना कंपेयर करने के लिए पहले हम दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों नंबर्स के प्रतिशत की गणना करेंगे। अमन ने 500 में से 410 नंबर प्राप्त किए, इसलिए 410 डिवाइडेड बाय 500 के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में बदला जा सकता है। इसे सॉल्व करने पर अमन के द्वारा प्राप्त प्रतिशत है 82% के बराबर। इसी तरह अनीश को 600 में से 536 नंबर मिले, तो 536 डिवाइडेड बाय 600 के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में बदला जा सकता है। इसे सॉल्व करने पर अनीश के द्वारा प्राप्त परसेंट है 89.33% के बराबर। क्योंकि अनीश के द्वारा प्राप्त परसेंटेज 89.33 अमन के द्वारा प्राप्त परसेंटेज 82% से बेहतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनीश ने अमन से बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। डियर स्टूडेंट्स,
मुझे आशा है कि आप इनमें से प्रत्येक उदाहरण के सामने दिए गए स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन को समझने में सक्षम हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप एक रफ नोट बुक और पेन या पेंसिल भी रखें और सभी गणनाएं कैलकुलेशन स्वयं करें, क्योंकि किसी भी विषय पर कमांड बनाने के लिए आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। खासकर गणित में हम यह भी सुझाव देंगे कि वीडियो को बीच बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को पहले पढ़े समझें और उनमें से प्रत्येक को स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप किसी प्रश्न में अटक जाते हैं, सिर्फ तभी आगे की स्लाइड में दिए गए सोल्यूशन को देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में यह दिया गया है कि एक बगीचे में 16 × 2/3% सेब के पेड़ हैं। यदि बगीचे में पेड़ों की संख्या 240 है, फिर हमें बगीचे में अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 4 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है कि बगीचे में पेड़ों की कुल संख्या 240 है, जिसमें 16 × 2/3% पेड़ सेब के पेड़ हैं। तो आइए सबसे पहले सेब के पेड़ों की संख्या को परसेंट से नंबर में बदलें। 16 × 2/3% को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 50/3%। इसलिए पेड़ों की कुल संख्या 240 के 50/3% की वैल्यू है 50/3 डिवाइडेड बाय 100 × 240, जो है 40 के बराबर। अतः बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 40 है। चूंकि पेड़ों की कुल संख्या 240 के बराबर है, इसलिए बगीचे में अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या है 240 - 40, जो है 200 के बराबर। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में यह दिया गया है कि 6th क्लास में पढ़ने वाले राम ने साइंस के विषयों में 700 में से 553 अंक प्राप्त किए और उसकी बहन गीता ने 8th कक्षा में साइंस के विषयों में 600 में से 486 अंक प्राप्त किए। तो फिर पता लगाएं कि किसका प्रदर्शन बेहतर है। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 5 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 5 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 5 में यह दिया गया है कि राम ने 700 में से 553 अंक प्राप्त किए, जबकि गीता ने 600 में से 486 अंक प्राप्त किए। हमें यह पता लगाना है कि किसका प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर समान नहीं हैं। इसलिए कंपेयर करने के लिए पहले हम दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों के परसेंटेज की गणना करेंगे। राम ने 700 में से 553 अंक प्राप्त किए, इसलिए 553 डिवाइडेड बाय 700 के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में बदला जा सकता है। इसे सॉल्व करने पर राम के द्वारा प्राप्त प्रतिशत है 79% के बराबर। गीता ने 600 में से 486 अंक प्राप्त किए, तो 486 डिवाइडेड बाय 600 के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट प्रतिशत में बदला जा सकता है। इसे सॉल्व करने पर गीता के द्वारा प्राप्त परसेंट है 81% के बराबर। क्योंकि गीता के द्वारा प्राप्त परसेंटेज 81% राम के द्वारा प्राप्त परसेंटेज 79% से बेहतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गीता ने राम से बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 28% बचाता है। यदि वह प्रति माह 840 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का समाधान। मान लीजिए कि व्यक्ति की मासिक आय ₹Y है। अब यह दिया गया है कि वह अपनी मासिक आय का 28% बचाता है, इसलिए हम उसकी बचत 28% ऑफ ₹Y को कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय Y, जो है 0.28 Y के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं उसकी बचत बराबर 0.28 Y। आइए इसे इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखें। यह भी दिया गया है कि वह प्रति माह 840 रुपये बचाता है, इसलिए इस राशि ₹840 को इक्वेशन नंबर 1 में 0.28 Y के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं 0.28 Y बराबर ₹840। इसको सॉल्व करने पर हम Y की वैल्यू पाते हैं ₹840 डिवाइडेड बाय 0.28, जो कि बराबर है ₹3000 के। इसलिए उस व्यक्ति की मासिक आय ₹3000 है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया गया है कि एक परीक्षा में 8% विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। यदि कुल 1650 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, तो उनमें से कितने पास हुए। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 7 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 7 का समाधान।
एग्जाम्पल नंबर 7 में यह दिया गया है कि एक परीक्षा में 8% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या दी हुई है 1650, जिसको 100% के बराबर माना जा सकता है। इसलिए पास छात्रों के प्रतिशत की गणना कर सकते हैं, छात्रों की कुल संख्या परसेंट में माइनस फेल छात्रों का प्रतिशत, जो कि बराबर है 100% माइनस 8% के, जो बराबर है 92%। क्योंकि 100% बराबर है 1650 के, तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% बराबर है 1650 डिवाइडेड बाय 100 के। इसलिए 92% बराबर है 1650 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 92 के। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1518। अतः परीक्षा में बैठे कुल 1650 छात्रों में से केवल 1518 छात्र उत्तीर्ण पास हुए। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है कि एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए तथा 46 असफल यानी फेल रहे। तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 8 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 8 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 8 में यह दिया गया है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण पास हुए। यदि मान ले कि परीक्षा देने वाले टोटल छात्रों की संख्या 100% के बराबर है, इसका मतलब है कि फेल स्टूडेंट्स बराबर होंगे टोटल स्टूडेंट्स 100% माइनस उत्तीर्ण पास हुए स्टूडेंट्स 92%, जो कि बराबर है 8% के। अब असफल रहे स्टूडेंट्स बराबर 46 दिया गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं 8% बराबर है 46 के। तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% बराबर है 46 डिवाइडेड बाय 8 के। इसलिए 100% बराबर है 46 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 के। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 575। अतः कुल 575 छात्र परीक्षा में बैठे। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 9 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में यह दिया गया है कि एक बगीचे में कुल 2000 पेड़ हैं। इनमें से 12% आम यानी मैंगो के पेड़ हैं, 18% नींबू यानी लेमन के पेड़ हैं और बाकी संतरे यानी ऑरेंज के पेड़ हैं। तो फिर बगीचे में संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 9 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 9 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 9 में यह दिया गया है कि एक बगीचे में कुल 2000 पेड़ हैं। इनमें से 12% आम के पेड़ हैं, 18% नींबू के पेड़ हैं और बाकी संतरे के पेड़ हैं। हमें बगीचे में संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि मान ले कि कुल पेड़ों की संख्या 100% के बराबर है, तो फिर बगीचे में संतरे ऑरेंज के पेड़ों की संख्या को हम लिख सकते हैं बराबर कुल पेड़ों की संख्या 100% माइनस 12% आम के पेड़ माइनस 18% नींबू के पेड़, जो कि बराबर है 70%। अब क्योंकि कुल पेड़ों की संख्या 100% बराबर दिया गया है 2000 के, तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% बराबर है 2000 डिवाइडेड बाय 100 के, जो कि बराबर है 20 के। इसलिए 70% ऑरेंज के पेड़ बराबर है 20 इंटू 70। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1400। अतः बगीचे में संतरे ऑरेंज के पेड़ों की संख्या है 1400। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 10 पर चलते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 10 में यह दिया गया है कि संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट में 12% प्रोटीन, 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यदि एक बच्चे को प्रतिदिन डेली अपने भोजन में 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उसके डेली भोजन में इनमें से प्रत्येक यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैलोरी में ज्ञात कीजिए। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 10 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 10 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 10 में यह दिया गया है कि एक बैलेंस डाइट में 12% प्रोटीन, 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिससे एक बच्चे के डेली भोजन में 2600 कैलोरीज की आवश्यकता पूरी हो सके। इसलिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं 12% प्रोटीन प्लस 25% फैट प्लस 63% कार्बोहाइड्रेट बराबर होगा 2600 कैलोरीज। इसलिए 100% ऑफ बैलेंस डाइट, जिसमें 12% प्रोटीन प्लस 25% फैट प्लस 63% कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं, 2600 कैलोरीज प्रदान करेगा। तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% ऑफ बैलेंस डाइट प्रदान करेगा 2600 डिवाइडेड बाय 100 कैलोरीज, जो कि बराबर है 26 कैलोरीज। इसलिए 12% ऑफ प्रोटीन प्रदान करेगा 26 इंटू 12, जो कि बराबर है 312 कैलोरीज।
इसी तरह 25% फैट प्रदान करेगा 26 इंटू 25 जो कि बराबर है 650 कैलोरीज, और 63% कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा 26 इंटू 63 जो कि बराबर है 1638 कैलोरीज। हम प्रोटीन से प्राप्त 312 कैलोरीज, फैट से प्राप्त 650 कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त 1638 कैलोरीज को ऐड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो 2600 कैलोरीज के बराबर है, जो दी गई कुल कैलोरी से मेल खाता है। अतः हमारा उत्तर सही है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 11 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में यह दिया गया है कि राधा अपने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का 22% कमाती है। यदि वह 187 रुपये कमाती है तो उसने कितना इन्वेस्ट किया? यदि वह अपना निवेश 10% बढ़ा देती है तो उसकी कमाई क्या होगी? आइए इस एग्जाम्पल नंबर 11 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 11 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 11 में यह दिया गया है कि राधा अपने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का 22% कमाती है, जो 187 रुपये के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर उसने 100 रुपये का निवेश किया है तो वह 22 रुपये कमाती है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, राधा 22 रुपये कमाती है 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर। तो यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं, राधा 1 रुपया कमाएगी ₹100 डिवाइडेड बाई 22 के निवेश पर, इसलिए वह 187 रुपये कमाएगी ₹100 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 187 के निवेश पर, जो कि बराबर है ₹850। अतः राधा ने 187 रुपये कमाने के लिए ₹850 का इन्वेस्टमेंट किया। अब यदि वह अपना इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ा देती है तो उसका नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ₹850 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ₹850 जो कि बराबर है ₹935। अब राधा नए इन्वेस्टमेंट ₹935 पर भी 22% की दर से कमाएगी 22 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 935 जो कि बराबर है ₹205.70। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 12 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में यह दिया गया है कि एक क्रिकेटर एक टेस्ट मैच के दौरान 150 गेंदों में 120 रन्स बनाता है। 20% रन सिक्सेस में, 30% फोर्स में, 25% टूज में और बाकी सिंगल्स में आए तो उसने टोटल कितने रन्स बनाए? ए सिक्सेस में, बी फोर्स में, सी टूज में और डी सिंगल्स में, और उसके कितने परसेंट शॉट सिंगल्स स्कोर कर रहे थे? आइए इस एग्जाम्पल नंबर 12 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 12 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 12 में यह दिया गया है कि एक क्रिकेटर 120 रन्स बनाता है, जिसमें 20% रन सिक्सेस में, 30% फोर्स में, 25% टूज में और बाकी सिंगल्स में आते हैं। हम परसेंट ऑफ रन्स इन सिंगल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100% माइनस 20% फॉर सिक्सेस माइनस 30% फॉर फोर्स माइनस 25% फॉर टूज जो कि बराबर है 25% रन्स। इसलिए 25% रन सिंगल्स में आए। अब क्योंकि उसने कुल 120 रन्स बनाए, इसे 100% माना जा सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 100% बराबर है 120 रन्स के। यूनिटरी मेथड का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 1% बराबर है 120 डिवाइडेड बाय 100 रन्स के, जो आता है 1.2 रन्स के बराबर। इसलिए 20% रन्स इन सिक्सेस होगा 1.2 इंटू 20 बराबर 24 रन्स के इन 4 शॉट्स। क्योंकि 6 इंटू 4 होता है 24 रन के बराबर, इसी प्रकार 30 रन्स इन फोर्स होगा 1.2 इंटू 30 बराबर 36 रन्स के इन 9 शॉट्स। क्योंकि 4 इंटू 9 होता है 36 रन्स के बराबर, इसी प्रकार 25% रन्स इन टूज होगा 1.2 इंटू 25 बराबर 30 रन्स के इन 15 शॉट्स। क्योंकि 2 इंटू 15 होता है 30 रन्स के बराबर, और बाकी 25% रन्स इन सिंगल्स होगा 1.2 इंटू 25 बराबर 30 रन्स के इन 30 शॉट्स। क्योंकि 1 इंटू 30 होता है 30 रन्स के बराबर, उसने टोटल 58 शॉट्स में से 30 शॉट्स मारे सिंगल्स के लिए, जिसे प्रतिशत परसेंट में कैलकुलेट किया जा सकता है 30 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100, जो बराबर है 51.72% ऑफ टोटल शॉट्स। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में यह दिया गया है कि टिन और कॉपर के एक मिश्र धातु यानी अलॉय में टिन के 15 पार्ट्स और कॉपर के 105 पार्ट्स हैं, तो अलॉय में कॉपर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 13 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 13 का समाधान।
एग्जाम्पल नंबर 13 में यह दिया गया है कि टिन और तांबे यानी कॉपर के एक एलॉय में 15 पार्ट्स टिन और 105 पार्ट्स तांबा कॉपर होता है, जो कुल 120 पार्ट्स के बराबर है, जिसे 100% माना जा सकता है। इसलिए एलॉय में कॉपर के प्रतिशत की कैलकुलेशन कर सकते हैं 105 पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 120 पार्ट्स इंटू 100, जो कि बराबर है 87.5%। इसी प्रकार एलॉय में टिन के प्रतिशत की कैलकुलेशन कर सकते हैं 15 पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 120 पार्ट्स इंटू 100, जो कि बराबर है 12.5%। हम दोनों एलॉयज टिन और कॉपर के कैलकुलेशन से प्राप्त प्रतिशत को ऐड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो कि बराबर है 87.5% प्लस 12.5%, जो बराबर है 100% के। अतः हमारा आंसर सही है। आइए एग्जाम्पल नंबर 14 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में यह दिया गया है कि एक स्कूल में 300 छात्र हैं, जिनमें से 142 लड़के हैं। इसमें 30 शिक्षक हैं, जिनमें से 12 जेंट्स टीचर्स हैं। तो विद्यालय में स्टूडेंट्स और टीचर्स की कुल संख्या यानी टोटल नंबर का कितना % फीमेल्स हैं? आइए इस एग्जाम्पल नंबर 14 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 14 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 14 में यह दिया गया है कि एक स्कूल में टोटल 300 छात्र हैं, जिनमें से 142 लड़के हैं। इसमें 30 शिक्षक हैं, जिनमें से 12 जेंट्स टीचर्स हैं। स्कूल में लड़कियों गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बराबर है टोटल स्टूडेंट्स 300 माइनस नंबर ऑफ बॉयज 142, जो कि बराबर है 158 के। और स्कूल में फीमेल टीचर्स की संख्या बराबर है टोटल ऑफ 30 टीचर्स माइनस 12 जेंट्स टीचर्स, जो कि बराबर है 18 के। इसलिए स्कूल में महिलाओं यानी फीमेल्स की कुल संख्या बराबर है 18 फीमेल टीचर्स प्लस 158 गर्ल स्टूडेंट्स, जो कि बराबर है 176 के। स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की कुल संख्या बराबर है 300 स्टूडेंट्स प्लस 30 टीचर्स, जो कि बराबर है 330 के। इसलिए स्कूल में फीमेल्स की कुल संख्या इन परसेंटेज बराबर है 176 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 100, जो कि बराबर है 53.33% के। आइए एग्जाम्पल नंबर 15 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में यह दिया गया है कि 3,500 रुपए 3 पर्सन्स के बीच इस प्रकार वितरित डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन का 50% मिलता है, जिसे बदले में थर्ड पर्सन का 50% मिलता है। तो फिर पता करो कि उनमें से प्रत्येक को कितना मिलेगा। आइए इस एग्जाम्पल नंबर 15 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 15 का समाधान। यह दिया गया है कि 3,500 रुपए 3 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार वितरित किए जाने हैं कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन का 50% मिलता है और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन का 50% मिलता है। तो फिर हमें यह पता करना है कि उनमें से प्रत्येक पर्सन को कितना मिलेगा। मान लीजिए कि थर्ड पर्सन को Y रुपए मिलते हैं, तो फिर सेकंड पर्सन को Y का 50% मिलेगा, जो बराबर है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू Y, जो कि बराबर है ₹0.5Y। और फर्स्ट पर्सन को 0.5Y का 50% मिलेगा, जो बराबर है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5Y, जो कि बराबर है ₹0.25Y। अब क्योंकि तीनों पर्सन्स का कुल योग होना चाहिए 3,500 के बराबर, इसलिए हम इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। ₹0.25Y प्लस 0.5Y प्लस Y बराबर है ₹3,500 के। इस इक्वेशन को हल करने पर हम लिख सकते हैं ₹1.75Y बराबर है ₹3,500 के। इसलिए Y की वैल्यू प्राप्त हुई 3,500 डिवाइडेड बाय 1.75, जो कि बराबर है ₹2,000। इसलिए फर्स्ट पर्सन को प्राप्त होंगे ₹0.25 इंटू 2,000, जो कि बराबर है ₹500। सेकंड पर्सन को प्राप्त होंगे ₹0.5 इंटू 2,000, जो कि बराबर है ₹1,000। और थर्ड पर्सन को उसका हिस्सा Y रुपए प्राप्त होंगे, जो कि बराबर है ₹2,000। हम तीनों पर्सन्स को प्राप्त रुपयों को ऐड करके हमारे आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो कि बराबर है फर्स्ट पर्सन को प्राप्त हुए ₹500 प्लस सेकंड पर्सन को प्राप्त हुए ₹1,000 और थर्ड पर्सन को प्राप्त हुए ₹2,000, जो कि बराबर है 3,500 के, जो टोटल अमाउंट से मैच हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर सही है। आइए एग्जाम्पल नंबर 16 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 का समाधान। यह दिया गया है कि 3,500 रुपए 3 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार वितरित किए जाने हैं कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन का 50% मिलता है और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन का 50% मिलता है। तो फिर हमें यह पता करना है कि उनमें से प्रत्येक पर्सन को कितना मिलेगा। मान लीजिए कि थर्ड पर्सन को Y रुपए मिलते हैं, तो फिर
सेकेंड पर्सन को y का 50% मिलेगा, जो बराबर है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई, जो कि बराबर है ₹0.5y, और फर्स्ट पर्सन को 0.5y का 50% मिलेगा, जो बराबर है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5y, जो कि बराबर है ₹0.25y। अब क्योंकि तीनों पर्सन्स का कुल योग होना चाहिए 3500 के बराबर, इसलिए हम इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। ₹0.25y प्लस 0.5y प्लस y बराबर है ₹3500 के। इस इक्वेशन को हल करने पर हम लिख सकते हैं ₹1.75y बराबर है ₹3500 के। इसलिए y की वैल्यू प्राप्त हुई 3500 डिवाइडेड बाय 1.75, जो कि बराबर है ₹2000। इसलिए फर्स्ट पर्सन को प्राप्त होंगे ₹0.25 इंटू 2000, जो कि बराबर है ₹500। सेकेंड पर्सन को प्राप्त होंगे ₹0.5 इंटू 2000, जो कि बराबर है ₹1000, और थर्ड पर्सन को उसका हिस्सा y रुपए प्राप्त होंगे, जो कि बराबर है ₹2000। हम तीनों पर्सन्स को प्राप्त रुपयों को ऐड करके हमारे आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो कि बराबर है फर्स्ट पर्सन को प्राप्त हुए ₹500 प्लस सेकेंड पर्सन को प्राप्त हुए ₹1000 और थर्ड पर्सन को प्राप्त हुए ₹2000, जो कि बराबर है 3500 के, जो टोटल अमाउंट से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। आइए एग्जाम्पल नंबर 16 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में यह दिया गया है कि एक मशीन का मूल्य यानी वैल्यू हर साल 5% कम हो जाता है। यदि मशीन का वर्तमान यानी प्रेजेंट मूल्य 1 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? आइए इस एग्जाम्पल नंबर 16 को हल करें। एग्जाम्पल नंबर 16 का समाधान। एग्जाम्पल नंबर 16 में यह दिया गया है कि एक मशीन का मूल्य यानी वैल्यू हर साल 5% कम हो जाता है। यदि मशीन का वर्तमान यानी प्रेजेंट मूल्य 1 लाख रुपए है, तो हमें यह पता लगाना है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें मशीन की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए का 5% ज्ञात करना होगा, जो बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 लाख, जो कि बराबर है ₹5000। अब क्योंकि मशीन का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है, इसलिए 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ₹5000, जो कि बराबर है ₹95,000। अगले वर्ष 5% डेप्रिसिएशन होगा ₹95,000 पर, जिसकी कैलकुलेशन की जा सकती है बराबर 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ₹95,000, जो कि बराबर है ₹4750। इसलिए 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य होगा ₹95,000 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4750, जो कि बराबर है ₹90,250। हमें आशा है कि इस वीडियो ने फ्रैक्शन एंड परसेंटेज विषय पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया हमारे चैनल आर्या भट्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आप सभी से एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, और अभ्यास प्रैक्टिस करते रहें।